ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राज तिलक में। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी वैशाली वर्मा। तो अब रोकना चाहेंगे बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे इस वक्त? बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त, आपको बता रहे हैं भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां विजयपुर उपचुनाव जीत पर कांग्रेस का बयान सामने आया। विजयपुर उपचुनाव में जीत से उत्साहित है कांग्रेस के नेता। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का विजयपुर जीत पर बयान सामने आया। रिमास रावत ने कांग्रेस से की थी गद्दारी। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, रावत को निर्वाचन आयोग ने थमाया हार का सर्टिफिकेट। सज्जन से बुधनी में बीजेपी की लीड पर उठाया सवाल। शिवराज जब खुद लोकसभा लड़े थे 1.5 लाख वोट से जीते थे, अब 6000 की लीड है। आइए सुनते हैं सज्जन सिंह वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। विजयपुर, जहां रामनिवास रावत ने कांग्रेस से गद्दारी करके बीजेपी का दामन थामा था, उनके हार का सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। वो सीट बीजेपी हार गई है। बुधनी विधानसभा, जहां माननीय शिवराज चौहान, जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, आज देश के कृषि मंत्री हैं, खुद लड़े थे लोकसभा जब 1.5 लाख वोट से जीते थे बुधनी विधानसभा से, मात्र एक ही विधानसभा से। आज मात्र 6 से 7 हजार की लीड मात्र बीजेपी आगे है। ये मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज चौहान का इस्तीफा ले लेना चाहिए कि खुद 1.5 लाख से जीते, और अभी तो हो सकता है, अभी तो 6000 की लीड है, सिर्फ हार भी सकती है बुधनी विधानसभा बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विजयपुर उपचुनाव पर जीत पर कांग्रेस का ये बयान जो भी हमने आपको सुनवाया वो सामने आया है। चलिए इसी के साथ रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। रुक करेंगे मैनपुरी से। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। सपा सांसद डिंपल यादव पहुंची मैनपुरी, मतगणना स्थल पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव सपा करहल से है प्रत्याशी। आपको बताते हैं तेज प्रताप यादव की जीत की खुशी पर बयान दिया। 33वां राउंड बाकी है, कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मैनपुरी से, जहां सपा सांसद डिंपल यादव मैनपुरी पहुंची, मतगणना स्थल पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव सपा करहल से है प्रत्याशी। तेज प्रताप यादव को जीत की खुशी पर उन्होंने बयान दिया। डिंपल यादव करहल पहुंची हैं, मैनपुरी से सांसद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनवाते हैं। यहाँ बदला ले पाए और न ही ये कानपुर में बदला ले पाए, जिस तरह की बातें की गई। हमें समझ जिस तरह का रवैया प्रशासन का इधर रखो ना भाई, भाजपा वालों को भूलने के लिए मतदान वाले थे, जिस तरह से पोल डंपिंग हुई, जिस तरह से पूरा लगातार नारे दिए जा रहे थे, कटोगे तो बटोगे। क्या माना जाए, चुनाव में नारे का इफेक्ट पड़ा है क्या? ये बात समाप्त कर दो। अब जो बात है वो अब वापस हमारे युवाओं की रोजगार पे, नौकरी पे, हमारे किसानों की खेत की जो बोरी जो नहीं मिल पा रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार है। मैडम, बीजेपी ने अयोध्या का बदला करण से लेने के लिए कहा था, कैसे समझती है इसको? यहाँ बदला ले पाए और न ही। तो ये थी सपा सांसद डिंपल यादव जो करहल पहुंची हैं और यहां पर संवाददाताओं से बातचीत की है। सपा सांसद डिंपल यादव करहल पहुंची। चलिए एक और बड़ी खबर क्यों रुक करेंगे इस वक्त। बड़ी खबर मंजवा से मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंजवा से, जहां पर भाजपा की सुचिस्मिता ने जीत हासिल कर ली। आपको बता दें 4936 वोटों से जीती है भाजपा की सुचिस्मिता। सपा की ज्योति बिंद को उन्होंने हरा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मंजवा से, जहां भाजपा की सुचिस्मिता ने जीत हासिल कर ली है। 4936 वोटों से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। सपा की ज्योति बिंद को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। तो आपको बता दें
मंजवा से ये बड़ी खबर मिल रही है। और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है मुरादाबाद से। बड़ी खबर की ओर रुख कर रहे हैं मुरादाबाद से। बड़ी खबर मिल रही है 23वें राउंड की गिनती पूरी हो गई। भाजपा को 1,18,347 वोटों की लीड मिल गई है। बीजेपी के रामवीर ठाकुर को मिले हैं 1,34,441 वोट। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां 23वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भाजपा को 1,18,347 वोटों की लीड मिल चुकी है। बीजेपी के रामवीर ठाकुर को मिले हैं 1,34,441 वोट। बड़ी जीत यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आई। मुरादाबाद से 23वें राउंड में गिनती पूरी हो गई है। भाजपा को 1,18,347 वोट मिले हैं। बीजेपी के रामवीर ठाकुर को मिले हैं 1,34,441 वोट। बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर 23वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। भाजपा को 1,18,347 वोट मिले हैं और साथ ही बीजेपी आपको बता दें बीजेपी से रामवीर ठाकुर को मिले हैं 1,34,441 वोट। तो यहाँ पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत की ओर कदम बढ़ा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां 23वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। चलिए रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। इस वक्त आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से ही बड़ी खबर एक और मिल रही है। इससे पहले बीजेपी प्रत्याशी का ये बड़ा बयान सामने आया। ठाकुर रामवीर सिंह ने जनता का आभार जताया है। कुंदरकी से जीत दर्ज कर रचने जा रहे इतिहास, गंगा जमुना की तहजीब के कारण हुई है जीत। उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा काम बेहतर न होने पर बदल देने की बात कही। 3 बार चुनाव हारने के बाद भी सिलाई मशीन वितरण की। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां जीत से पहले बीजेपी प्रत्याशी का यह बयान सामने आया। ठाकुर रामवीर सिंह ने जनता का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं इसी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं ठाकुर रामवीर सिंह। इतिहास रचने जा रही है और प्रदेश की बहुत बड़ी जीत में शामिल होने जा रही है। और ये सभी हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के वर्गों के मतदाताओं ने एकजुटता दिखाकर सभी खाइयों को बांट दिया। गंगा जमुना तहजीब के कारण ये जीत हो रही है। और इस बार उन्होंने कहा कि हम 30 साल से अपनी कौम के लोगों को बना रहे हैं, अब 30 महीने हम ठाकुर साहब को देंगे। और उसके बाद मैंने भी कहा कि 30 महीने दे दो एक बार, उसके बाद अगर मेरा काम बेहतर ना हो तो आप मुझे बदल देना, मुझे कोई भी दुख नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर मुरादाबाद से इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां जीत से पहले बीजेपी प्रत्याशी का बयान सामने आया। ठाकुर रामवीर सिंह ने जनता का आभार जताया। कुंदरकी से जीत दर्ज कर रचने जा रहे हैं इतिहास, गंगा जमुनी की तहजीब के कारण हुई है जीत। आपको बता दें काम बेहतर नहीं होने पर बदल देने की बात कही। तो राज तिलक में लगातार पार्टियों के राय और विशेषज्ञों के राय हम ले रहे हैं। दर्शकों के सामने उनकी राय जरूर परोस रहे हैं। इस समय जो स्थितियां हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि महायुति 227 पर आगे है और महाविकास आघाड़ी 54 पर, अन्य 7 पर। इस तरह से लगातार जो हैं ये चीज़ें हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन आगे है, 55 सीटों पर आगे है और एनडीए 25 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर अगर जो देखा जाए तो उपचुनाव की जहां तक बात थी, अगर ये कहा जाए उत्तर प्रदेश में तो 9 सीटों पर थी, 2 पर सपा, 7 पर बीजेपी आरएलडी यानी कि गठबंधन ये आगे चल रहे हैं। लगातार रुझान मिल रहे हैं, कुछ परिणाम में परिवर्तित हो गए हैं, कुछ पर आगे पीछे का खेल जारी है। लगातार इस समय हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें, जो बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं।
इस समय राहुल आनंद जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ केदार शंकर सिरोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ डॉक्टर आलोक सोती जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सपा से भी हमारे जो प्रवक्ता हैं जुड़ेंगे, लेकिन जब जुड़ेंगे तो उनका भी परिचय करा देंगे। चर्चा की शुरुआत अगर जो हम केदार शंकर सिरोही जी से करें तो गलत नहीं होगा वैशाली, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में इतना पीछे होने के बाद भी, अगाड़ी के पीछे होने के बाद भी मुस्कुराहट है अगर जो केदार शंकर सिरोही जी के चेहरे पे, तो हमें लग रहा है कि झारखंड से प्रभावित है, वहां पर इंडिया गठबंधन आगे है। बिल्कुल। लेकिन आनंद जी, राहुल आनंद जी के चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों गायब है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को इतनी पीछे छोड़ करके महायुति की गाड़ी इतनी रफ्तार से आगे बढ़ी है कि यह समझ से बाहर था। इतना आकलन तो किसी ने नहीं किया था। फिर भी गंभीर मुद्रा में है, तो अब तो पता नहीं अब क्या बात है, लेकिन सवाल केदार शंकर सिरोही जी से ही हम लेंगे, क्योंकि ये मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराहट का राज बताइए सर। मुस्कुराहट का राज यही है कि जहाँ ये डिवाइड करने का बहुत ज्यादा सोच रहे थे, इस तरह की इन्होंने झारखंड में राजनीति की, वो चली नहीं। दूसरा जो मध्य प्रदेश का मामला है वो आपके सामने आ ही गया है। एक जगह हम लोग बड़ी मजबूती से जीते हैं और दूसरी जगह उसको जीता ही मानना चाहिए। 8-9 हजार वोट का कोई बड़ा मायना नहीं है। जो शिवराज जी का गढ़ कहते थे ये लोग, तमाम तरह की बातें कहते, यहाँ सत्ता के सामने इस लेवल पर कांग्रेस का आना ही एक बहुत ही मजबूती की बात रही है। मतलब हम लोग बहुत लंबे समय से एक चीज को कहते आए हैं, इवन हमारी टॉप लीडरशिप से लेके ग्रास रूट लेवल, कि चुनाव हारना जीतना अपनी जगह, हमें सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बातें करनी है। हो सकता है अभी थोड़े दिन इस पे प्रॉब्लम आए, धार्मिक जो भेदभाव वाली है, जातिगत भेदभाव है, ये तमाम तरह का नफरत के बाजार को हम लोगों को कहीं भी प्रमोट नहीं होने देना है। चुनाव चलते रहे, कोई तकलीफ नहीं। आज नहीं कल मुद्दों पर आएगी और मुद्दा ही राजनीति का बेसिक धर्म है। महाराष्ट्र में ये हुआ, ये थोड़ा चिंता का विषय है। वहाँ तमाम तरह के जो कैलकुलेशन या वो देखे जा रहे थे, तो एक टफ फाइट थी, पर वो टफ फाइट इतनी नीचे आना, मतलब जो अलायंस के वोट है वो मुझे लगता है कि एक दूसरे नहीं हो पाए हैं। इस तरीके का कुछ चीज को समझना चाहिए। बाकी माहौल बहुत अच्छा था, पक्ष में था, लोग उम्मीद कर रहे थे, तो ये तमाम चीजें रही है। कुछ गड़बड़ी की आशंका तो महाराष्ट्र में नहीं है ना? कांग्रेस को कुछ गड़बड़ी की आशंका तो नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो इस तरह का? अब देखिए सर, बहुत से फैक्टर आएंगे अभी धीरे धीरे, सब लोग अपना अपना, मेरी तो वहां पर पकड़ नहीं है ज्यादा। और ये तो वहां के जो लीडर्स, जो बड़े मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो राजनेता होते हैं वो बहुत ही तेज होते हैं, उन्हें समझ होती है। इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स रात के अंधेरे में उनके यहाँ घुटने टेक के बैठे रहते हैं। उद्योगपति भी धीरे से चाटाई बिछा के ही बैठते हैं। जितने भी लोग कहते हैं ना कि वो सरकारें ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं, वो चलाते हैं, ये पालक लोग हैं, उनको मालूम होता नहीं जी। अब वहाँ के सारे लीडरों को बिल्कुल कंफर्म से था, तभी तो वो लीडर है। बिल्कुल उनकी जो उनकी समझ पर किस तरीके से ये पर्दा डाला है, वो भी धीरे धीरे एनालिसिस होगा। क्योंकि वहाँ किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा था, लोकसभा में सोयाबीन का मुद्दा, कपास का मुद्दा वहाँ बड़ा रहा है। हाँ, जो महिलाओं का जो फैक्टर आया है वो मध्य प्रदेश में भी जीते हैं। महिला वोटर जो है वो लाडली बहना की तरफ गई है, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता भी किया था। झारखंड भी इसका एक एग्जाम्पल हमको नजर आ रहा है, और महाराष्ट्र भी। तो जो अब आधी आबादी है और राजनीतिक दलों को उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी। जी बिल्कुल। उनका साथ, उनके साथ के बगैर आप ये मान लीजिए कि आने वाला जो समय है वो हमारे यहाँ भी जो अमेरिका, यूरोप की सदन में जिस तरीके से 50-50 दिखता है, वो भागीदारी उतनी करनी पड़ेगी। ये चीज होती जाएगी। चलिए ठीक है।
राहुल आनंद जी, बीजेपी खुश हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छोटी सी जीत, केदार शंकर सिरोही जी ने कहा है कि ये छोटी सी जीत है बुधनी की, और विजयपुर में तो आपकी सीट थी ही, उसे मतलब आपकी नहीं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की सीट थी, तो इसको आप किस तरह से लेते हैं? ये गंभीरता, ये चिंता कहीं वही तो नहीं है कि कम मार्जिन से वहां पर जीते और बीजेपी पुनः ले उड़ी कांग्रेस? कि आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है राहुल। आवाज जारी है? जी 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 जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज जो जनता की अदालत में जो फैसला है उसका हम सम्मान और स्वागत करते हैं, और लोकतंत्र के मंदिर में जो सच्ची आस्था रखते हैं उन लोगों के लिए ये सम्मानजनक स्थिति होती है, और उनके लिए ये खास करके ये संतोषजनक बातें भी है कि उनको जो फैसला मिलता है उसको वो स्वीकार करते हैं। देखिए, मैं अभी इंडिया अलायंस के अपने साथी की बातों को सुन रहा था, जो वो कह रहे थे, कम से कम इनको मैं इतना तो सम्मान जरूर दे सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, क्योंकि इसके पहले जितने भी बड़े नेता हैं उस सारे को कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बैलेट पेपर से कटा कर देख लो, तो वो अपने परिपक्ष में वो चीजों को सही मानने लगते हैं। जैसे कि अगर झारखंड की परिस्थिति की बात कर ले तो झारखंड में एनडीए की सरकार नहीं बनी तो वहां ईवीएम अच्छी है, तो इस तरह की तमाम ऐसी बातें आती हैं जो जनता ने खारिज कर दी है। देखिए, यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंडेट मिला है, और जो आप एमपी की बात कर रहे हैं, खास करके जो जीत और हार के जो फैसले की मार्जिन की हम जो बात कर रहे हैं, बहस वो नहीं है। बहस ये होना चाहिए, वो बहस कहीं से तब हो सकता है जब सामने वाले लोग, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, उनकी संभावना के लिए ये बातें आ सकती हैं कि देखिए जीत का मार्जिन बहुत कम है। ओवरऑल अगर रिजल्ट की बात करें तो जीत हुई है, दैट्स इट, इस पे ही हमें बात करनी है। अब सवाल ये उठता है कि आप वहां से चले के आ जाइए, बिहार में भी अगर आप आ जाइए तो बिहार में भी एनडीए ने 4 में 4 जीत लिए, जबकि 1 सीट जीती थी, 3 सीट महागठबंधन के लोगों की थी। वहां भी एनडीए ने अपने परचम लहरा लिए। जो सो कॉल नेता बनने की कोशिश कर रहे थे, मैं आपके चैनल पे बैठ चुका हूं बिहार के मसले को लेकर, पीके वगैरह के, वो ये सारे आंधी में ये लोग गायब हो चुके हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि हमने जो कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, और तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमने कही थी कि बटोगे तो कटोगे, तो अब हिंदुओं को जो एक ग्रप्ता के साथ जो उनको हम लोगों ने अपने साथ पकड़ा है, और जो महायुति की सरकार की अगर आप बात कर लीजिए, उन्होंने जो अपने विकास की जो शैली को अपनाई है, तो ये निश्चित है कि शानदार जबरदस्त जिंदाबाद जो परफॉर्मेंस आया है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह गठबंधन और मजबूत होगा और सशक्त होगा, और शालीनता के साथ जनता के बीच में उपस्थित होकर जनता के हित के कार्यों को करेगा। रोकना चाहेंगे मेहमानों को, रोकना चाहेंगे। वापस आपके पास आते हैं, बड़ी खबर क्यों करेंगे केरल से? बड़ी खबर, केरल की वायनाड संसदीय सीट पर काउंटिंग जारी। वायनाड में प्रियंका 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर सभी का जताया आभार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है जहां केरल की वायनाड संसदीय सीट पर काउंटिंग लगातार हो रही है। वायनाड में प्रियंका 4 लाख से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर सभी का आभार जताया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो वायनाड से प्रियंका गांधी 4 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। केदार शंकर सिरोही जी, बधाई हो आपको, यह सीट अभी भी आपकी ही है। और चर्चाएं तो हो रही थी बहुत सी कि राहुल आनंद जी ने आपको धन्यवाद भी दिया कि कम से कम आपने ये नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी है महाराष्ट्र में। नहीं तो मैं ये जरूर पूछ लेता कि क्या वायनाड में क्यों गड़बड़ी नहीं है, क्या वहाँ भी गड़बड़ कर दिया है कि कांग्रेस को ही जाए, तो जरूर पूछता, लेकिन आपने ये चीज नहीं कही है, इसलिए ये सवाल बनता नहीं है। रह गई बात अब राहुल आनंद जी, हम आपको मध्य प्रदेश पुनः लेके आ रहे हैं। अभी हम इधर उधर नहीं जाने देंगे, महाराष्ट्र मत जाइए, अभी मध्य प्रदेश में आइए। मध्य प्रदेश में विजयपुर में दावे थे कि कांग्रेस वहां पर
कांग्रेस हारेगी, रामनिवास रावत जी वहां पर जीतेंगे, वन मंत्री हैं, अब हार गए हैं। बड़ी उम्मीद से आप लोगों ने मंत्री बनाया होगा उन्हें, हार गए हैं। अब हार पर आपका क्या कहना है? उसके बाद डॉक्टर आलोक सोती जी के पास आएंगे। देखिए, आपको एक प्रसंग मैं याद दिला दूं कि उत्तराखंड के अंदर भी एक बार ऐसा ही हुआ था कि हमारे मुख्यमंत्री भी रहते हुए हार गए थे, लेकिन बाद में वो जीते। तो हार जीत का जो खेल होता है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता जो चीज चुनकर देती है उस फैसले का हम स्वागत करते हैं। और सवाल यहाँ ये उठता है कि हमने क्या कहा और हमने क्या किया। हमारे कहने और करने में कहीं कोई फर्क नहीं होता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से करते हैं। इसकी धुन जो आपको सुनाई देती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सुनाई दिया है, उत्तर प्रदेश में सुनाई दिया है। राहुल आनंद जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम आपको सुनवाएंगे, आपको रोकेंगे, माफ कीजिएगा। थोड़ा सा सुन लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश जी। पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था यह 12,200 से अधिक वोट से था, और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे, और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। ऐसे ही महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी 288 में से भारतीय जनता पार्टी 131-32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे लीड कर रही है। शिवसेना शिंदे गुट 55 सीटों पर और एनसीपी अजीत पवार गुट 40 सीटों पर, यानी कुल 226 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन विजयी हो रहा है। याद करिए, शिवसेना शिंदे गुट के पास 55 सीटें आ रही हैं, और महाअगाड़ी गठबंधन जो इंडी गठबंधन है अखिल भारतीय स्तर पर, यह मात्र 49 सीट जीत रही, 49 सीट से मात्र पर सीमित होकर के रह गई है। यानी देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। मैं आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, और विजयी प्रत्याशियों को भी अपनी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज इस ऐतिहासिक जीत के अवसर पर विजय पर इन्होंने बधाई दिया है, और इन्होंने कहा है कि अब ये बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और इसीलिए ये बातें सामने आई हैं। डॉक्टर आलोक सोती, हम आपके पास आना चाहेंगे। आप तक मेरी आवाज जा रही है? डॉक्टर आलोक सोती, आप तक मेरी आवाज जा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। डॉक्टर आलोक सोती, जैसे कि अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के आधार पर जनता ने
जो वोटिंग की है, तो हम मान लेते हैं ना महायुति यानी कि महाराष्ट्र में तो एक होकर के सेफ हो गई, झारखंड में पूरी तरह से एक नहीं हो पाई, महाराष्ट्र में एक नहीं, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में एक नहीं हो पाई। यहां पर कुछ मामला गड़बड़ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? एक और सेफ का नारा सही सटीक लगा है? जो और साथ में आपने देखा कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया। हालांकि अजीत पवार ने इस नारे से अपनी दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि उनके पास अपने मुस्लिम वोटर्स थे और मुस्लिम उम्मीदवार भी थे, इसलिए उन्होंने इस नारे से जो है काफी डिस्टेंस बनाए रखा। लेकिन उसके बाद भी अजीत पवार साहब की परफॉर्मेंस में अच्छा एक इजाफा होते हुए दिखाई दिया है। तो कुल मिला के देखने वाली बात है कि अभी ये पूर्णतया जो नारा है पूरे भारत में एक साथ लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जहां जहां परिस्थितियां इस तरह की होंगी वहां वहां इस तरीके का लगता है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए बाई इलेक्शन हो रहा था, जिसमें 5 और 4 से मुकाबला था, तो अंतोगत्ता घूमते घूमते 7-2 का मुकाबला हुआ। यानी कि सपा पार्टी को, जो कि जिसको 92% तक मुस्लिम वोट मिलते हैं, और कई मुस्लिम इलाका था, कुंदरी को अगर देखें, मुरादाबाद को देखें, तो वहां पे भी बड़ा मुस्लिम इलाका था, उसके बाद भी बीजेपी के रामवीर सिंह जीते हैं। तो कुल मिला के कहने की बात यह है कि आप इस नारे को फुल प्रूफ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जहां जहां कुछ परिस्थितियों में जहां जहां ऐसी इसको एक एनवायरनमेंट मिलता है, जिस नारे को जहां करता है, वहां पे आपको इसका लाभ मिलता है। और ऐसा नहीं कह सकते इसका लाभ नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में भी मिला और आपका महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्रों में मिला है। लेकिन आप देख रहे हैं झारखंड, जहाँ पे आदिवासी इलाका ज्यादा है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हो पाया, क्योंकि आबादी कम थी, स्कैटर्ड थी। और आपने देखा कि अभी भी आदिवासियों का जो है वो जेएमएम पे जो है ज्यादा विश्वास है, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष से ही ये झारखंड बन पाया था। तो अभी हमें लगता है कि शिबू सोरेन के बाद जो हेमंत सोरेन है, उनका जादू अभी भी बरकरार है। हालांकि उनके ऊपर सीबीसीआईडी का काफी उस जेल तक जाना पड़ा, उन पर काफी केस है, लेकिन छूटने के बाद हमें लगता है कि वो सिंपैथी जो है आदिवासी रोकना चाहेंगे, अपने मेहमानों को रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर क्यों रुक करना चाहेंगे? बड़ी खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनना तय, 56 सीटों पर जेएम की बढ़त। हेमंत की पत्नी कल्पना भी चुनाव जीती। ये बड़ी खबर झारखंड से इस वक्त बता रहे हैं। झारखंड से बड़ी खबर मिल रही है, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनना तय हो गई है। 56 सीटों पर जेएम की बढ़त, हेमंत की पत्नी कल्पना भी चुनाव जीत गई है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर कि हेमंत सोरेन की सरकार यहां पर बनना अब तय हो चुका है। 56 सीटों पर जेएम को बढ़त मिल गई है। हेमंत की पत्नी कल्पना भी चुनाव में उन्होंने जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनना लगभग अब पूरे तरीके से तय हो चुका है। 56 सीटों पर बड़ी जीत हासिल कर ली है जेएम ने। तो चलिए अब अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर आलोक सोती आप कह रहे थे कि अभी भी जेएमएम पर लोगों का भरोसा है, यानी कि आदिवासी वर्ग का विशेष रूप से झारखंड के लोगों का विशेष भरोसा है, वो भरोसा अभी बरकरार है। वहाँ पर सरकार बनना लगभग तय है। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो भी चुनाव जीत गई हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये जो है बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती, एनडीए के लिए अच्छी बात नहीं कही जा सकती। तो आनंद जी कहाँ चूक गए, कहाँ चूक गई बीजेपी? यहाँ से शिवराज सिंह चौहान तो वहाँ डेरा जमाए हुए थे झारखंड में, कोई जादू विशेष नहीं चल पाया। जब हमारे देश में लोकसभा का भी चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव होते हुए भी जो एक नैरेटिव करा गया था विपक्ष के द्वारा, खास करके वो अपने नैरेटिव को सफलतापूर्वक लोगों तक पहुंचाने में सफलता हासिल कर चुके थे। और अभी मेरे हिसाब से कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि कोई भी हार और जीत का जो चर्चा होती है, वो चर्चा हमारी होती है जब भारतीय जनता पार्टी बैठती है वहां पर, और जब इसके बारे में मंथन करती है कि उसने हारा क्यों, तब जाकर उसका निष्कर्ष निकलता है कि आखिर
ये गलती झारखंड की क्या थी और किस प्रकार से हमारी हार हुई है। तो अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन मैं आपको फिलहाल के इतना जरूर बता दूं कि झूठ बहुत तेजी से पांव पसारता है और सत्य को पांव पसारने में थोड़ा वक्त लग जाता है। यानी कि सत्य का पांव झारखंड तक नहीं पहुंचा। अगर जो पहुंच गया होता। एक चीज और कुशवाहा जी आपको मैं बोलना चाहूंगा कि फिर भी अगर गठबंधन के साथियों के तौर पर बात करें तो बीजेपी ने अच्छी बड़ी पार्टी गठबंधन मतलब अभी उतना पांव नहीं पसार पाई है झारखंड में। आपका सत्य उतना पांव नहीं फैला पाया है जितना फैलाया जाना चाहिए, जितना महाराष्ट्र में फैलाया था। तो केदार शंकर सिरोही जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आप झूठ जो फैलाया गया था इंडिया गठबंधन द्वारा, राहुल जी का कहना है वहां तक सत्य पूरी तरह से पहुंच नहीं पाया। अगर सत्य पहुंचा होता तो वहां भी महाराष्ट्र जैसी स्थिति होती। जवाब दीजिए। देखिए सर, अब ये तो रोज डिबेट की बात हुई है, आप और हम सब जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं, सत्य है कि झूठ में अगर कोई नंबर 1 अगर कोई वर्ल्ड में है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। नफरत फैलाने में अगर कोई वर्ल्ड में नंबर 1 है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव में धांधली करने में अगर कोई नंबर 1 है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनका, मतलब मैं सुनता हूँ वो आते ही कहते हैं कि कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है, झूठ फैलाती है। सबसे बड़ी हंसी की बात यही आती है, पूरे लोग आज की तारीख में ये समझ नहीं रहे, इनसे ज्यादा एंड्रॉइड पर खबरें लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, जीत जाना एक अलग विषय है, पर लोगों को मालूम है कि मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर चुनाव नहीं लड़ती है। आरएसएस और उनके 60 संगठन बेचारे दिन भर राष्ट्र के नाम पे काम करते रहते हैं। राष्ट्र का मतलब भारतीय जनता पार्टी। बाकी बेरोजगारी से इन्हें कोई मतलब नहीं, हिंदुओं की बेरोजगारी। अगर ये इनका संगठन नहीं है, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद अगर इनका संगठन नहीं है तो उस संगठन का सहयोग आप ही ले लीजिए, आप जीतिए। क्यों नहीं ले पाते हैं? कुछ कहीं सवाल वही है ना, आरएसएस और ये लोग कहते हैं हम गैर राजनीतिक है, हमें राजनीति से मतलब नहीं, धर्म का काम करना है। चुनाव में आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, यहाँ जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी मालूम है, और जिस कॉलोनी में एक आरएसएस का व्यक्ति रहता है उस कॉलोनी गांव मोहल्ले के लोग को मालूम है कि ये करते क्या है, ये धर्म का क्या किया, हिंदू पेंशन चालू की क्या, हिंदू किसानों के लिए कोई स्पेशल बोनस चालू किया क्या, भाई आरक्षण हिंदू को युवाओं के लिए नौकरी में दिया क्या, आखिर ऐसा इन्होंने हिंदू के लिए क्या किया जिससे हिंदू समाज का, बस उनको ये बताया कि डरते रहो मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे। डराने का काम करते हैं, पॉलिटिक्स इनका जो डराने का काम करते हैं। तो अगर जो ये डराने का काम करते हैं तो इनको आप अपने साथ ले लीजिए। अगर आप इनको अपने साथ ले लेंगे तो आप जीतेंगे। खैर, हम आएंगे आपके पास, इसका जवाब भी लेंगे। डॉक्टर आलोक सोती और राहुल आनंद जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर आलोक सोती जी के पास जाएंगे। बड़ी देर से हम लोगों की बात सुन रहे हैं। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि अभी आपने कहा, आपने दोनों मेहमानों को सुना और आरएसएस और संगठन की जो बात हो रही थी विश्व हिंदू परिषद की, कांग्रेस के पास इस तरह के कुछ ऐसे संगठन नहीं हैं क्या? बीजेपी अपने संगठन से चुनाव नहीं लड़ती है जैसा कि केदार शंकर सिरोही जी ने कहा है? ये जो आरोप लगा रहे हैं वो दूसरे संगठन जैसे कि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का सहारा लेकर ही जीतती है, अपना इनका संगठन नहीं है, इसलिए कांग्रेस हार जाती है, या कुछ और कारण है कांग्रेस के हारने का? डॉक्टर आलोक सोती।
देखिए ऐसा नहीं है, कांग्रेस के पास सेवा दल था जिसको इनको बनाए रखना चाहिए था। कई जगह इनकी देखिए एक संगठन बनाए रखने के लिए आपको दो तरीके की चीज है, या तो आदमी जो भी संगठन हो जैसे आरएसएस में है वो निस्वार्थ से आता है, देश की भावना से आता है और वो ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा रहना चाहता है कि जो देश हित में काम करे और जैसे इंडिया फर्स्ट का जो नारा है वो है, और जाहिर सी बात है वो हिंदू के पक्ष में काम करे, इस बात की आरएसएस की प्राथमिकता रहती है। कांग्रेस के पास भी सेवा दल था, बाल दल था, श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय थी, वो भी एक बाल सेना चलाती थी अपनी आजादी से पहले। तो लेकिन जो कांग्रेस के जो आगे आए, विशेषकर जब सोनिया गांधी जी आई और आए, तो उन्होंने इन संगठनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया और संगठन चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। धीरे धीरे राज्यों से जब इनकी सरकारें जो है हटने लगी तो धन का अभाव होने लगा, इसकी वजह से जो है ये इस प्रकार के जो संस्थान होते हैं जो नॉन पॉलिटिकल दिखते हैं लेकिन आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम करते हैं, वो नहीं हो पाया, जिसका जो खामियाजा है वो कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। जबकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ता तो तभी जुड़ता है जब सेवा करने पे उसको मेवा मिलती है, अगर उसको मेवा नहीं मिलेगी तो दूसरे दल की सेवा करने वो पहुंच जाएगा। तो जहां तक देखा गया है कि आप जैसे वही चीजें बात कर रहे हैं, अगर महाराष्ट्र के सापेक्ष में इसको देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जो थे वो मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा लेके तो आ गए इंडिया गठबंधन में, लेकिन अब जिस प्रकार की स्थिति हो रही है उनको अपनी पार्टी को बनाए रखना, अपने संगठन को बनाए रखना, अपने कार्यकर्ताओं को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ये सब राजनीतिक उठापटक है जो कि हकीकत है, सभी लोग देखते हैं, सभी लोग वाकिफ हैं और इस तरीके की समस्याएं आती है राजनीतिक दल के ऊपर। जाहिर सी बात है अगर नेतृत्व अगर अच्छा है, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो जितने भी दल है उनको बनाए रखना इनकी प्राथमिकता होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल रोकना चाहेंगे अपने मेहमानों को। देवेंद्र जी, बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर सीटों पर काउंटिंग जारी, 25 राउंड की गिनती पूरी, 3 राउंड अभी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस 34,302 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे महाराष्ट्र से, जहां सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें 25 राउंड की गिनती पूरी हो गई है, 3 राउंड अभी भी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस 34,302 वोटों से आगे चल रहे हैं। जारी है, 25 राउंड की गिनती पूरी हो गई, 3 राउंड अभी भी बाकी है। देवेंद्र फडणवीस 34,302 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर से कहा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जीत ही रहे। बिल्कुल कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जीत की ओर बिल्कुल अपने कदम बढ़ा चुके हैं। महाराष्ट्र पे काउंटिंग लगातार जारी है, 25 राउंड पूरे हो गए हैं और 3 राउंड की गिनती बस अभी बाकी है और देवेंद्र फडणवीस लगातार आगे अपनी जो है बढ़त बढ़ाए हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र जी बिल्कुल, और नागपुर दक्षिण पश्चिम से ये लगातार जीतते रहे हैं। 2019 में भी इन्होंने कांग्रेस के आशीष देशमुख को हराया था। कांग्रेस से इस समय प्रफुल्ल गुडघे जी थे जो पीछे चल रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि 2009, 2014, 2019 में देवेंद्र फडणवीस लगातार बीजेपी से विजयी होते रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है। उनकी मां ये जरूर कह रही हैं कि इस बार हमारे देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी मां की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने कहा है कि उनका बेटा जरूर जो है देवेंद्र फडणवीस से इस बार सीएम बनेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं और जो हमारे मेहमान हैं इस समय उनसे एक सवाल जरूर लेना चाहेंगे। केदार शंकर सिरोही जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि क्या ये हिंदुओं के लिए आरक्षण की बात करते हैं, क्या दिला पाए हैं, हिंदू किसानों के लिए कुछ काम करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि जैसे मुस्लिम के लिए अलग आरक्षण की मांग होती है और कांग्रेस ने कई बार कर दिया है, इस तरह से बीजेपी भी हिंदुओं के लिए कर दे? क्या आप ये चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए केदार शंकर सिरोही जी। मैं इसका बात करता हूं। देखिए, जब आप वोट मांगते हो तो आप अपना एजेंडा तय करते हो, आप अपना एजेंडा दिखाते हो।
जैसे कि महिलाओं की बात आई है, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को दिया, पूरी को नहीं मिला, एक सेगमेंट को मिला। महाराष्ट्र में लाडली बहनों को दिया, उसमें मुस्लिम और हिंदू नहीं है, उसमें मुस्लिम और हिंदू नहीं है। देखिए कैटेगराइज तो हुआ ना। हाँ देखिए कैटेगराइज हुआ। आप यहाँ पर खुलेआम धार्मिक बातें कर रहे हो, आप हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हो, हिंदू को प्रमोट करने की बात कर रहे हो, तो हिंदू बचेगा कैसे? लेकिन लाभ के मामले में, लाभ देने के मामले में सबको बराबर दे रहे हैं ना। बिल्कुल। तो फिर ये तो हिंदू जो जिनको ये कह रहे हैं उनके साथ तो धोखा हो रहा है बेचारों के साथ। नहीं, धोखा कैसे? तो पहले भी कटोरा पकड़ना, जब आरक्षण देंगे तभी धोखा होगा क्या आप ये सोचते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी एकता बनाए रखने के लिए। लेकिन जब भारतीय संविधान के अनुसार तो नहीं सर फिर पुलिस स्टेशन बंद करा दीजिए, मेरे गांव के हम इकट्ठे हो जाएंगे, लठ लेके आ जाएंगे मैदान में। लठ लेके तो मैं नहीं कह रहा। क्यों लठ लेने की बात तो मैं नहीं कह रहा। आपका तो ये कि हमको एक हो जाए, हम एक हो। फिर ये पुलिस क्या करेगी, ये आर्मी क्या करेगी, ये कानून क्या करेगा? आप रिवॉल्वर के लिए नहीं, रिवॉल्वर के लिए लाइसेंस लेते हैं, आप अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं, आप अपने पास रिवॉल्वर रखते हैं, तो क्या सभी पे चलाने के लिए रखते हैं क्या? जब जरूरी उसको लोग चलाते ही हैं। जब जरूरी होता है तो चलाते हैं, जब जरूरी, माफ कीजिएगा, किताब जरूरत लगी तो सब लोग चला ही रहे उसको। चलिए आपके सामने, चलिए यही बात हम अब आपकी बात रख लेते हैं, इसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं। हाँ, क्योंकि आप थोड़े से जो आपका मुस्कुराहट था वो हट गया है चेहरे से, तो हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमान देखिए बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, ये बांटने बंटवाने की जो राजनीति है इस देश में, ये चलने वाली नहीं है। आप आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते, कभी वोट आता है तो उनको हिंदू मानने चले जाते हो, SC ST के साथ आप पानी नहीं पीते हो, खाना नहीं खाते हो, मंदिर में घुसने नहीं देते हो, हमारे जैसे किसानों को खाद लेने जाते हैं जब लठ मार देते हो। जवाब देंगे ना? कौन सा जवाब देंगे राहुल आनंद जी, कम समय है ना, कम समय है, इसलिए जवाब ले लेते हैं जी। जवाब राहुल आनंद। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जब पढ़ा लिखा व्यक्ति जब टीवी पर बैठे किसी विपक्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए और इस तरह की बातें करे, तो उसकी बातों को जनता सर से खारिज करती है, या ये कहा जा सकता है कि उसने नए भारत का दर्शन ही नहीं किया, वो 50s के दौर में चले गए, नए भारत का दर्शन ही नहीं किया। अभी हमारे भाई जो भी बातें कर रहे थे कि एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया था कि कोटे के अंदर आरक्षण देने के लिए, उसका विरोध किसने किया था? सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो हम तो खुद भी करें, आप तो मुसलमानों को क्यों दिया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रूफ भी कर दिया है। आप टीवी पर करते जाइएगा। आप कहा कि आप हिंदुओं के लिए क्या करते हैं? अरे भैया, ये 100 करोड़ देश जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो 140 करोड़ देशवासी कहते हैं, और वक्फ बोर्ड के द्वारा किया गया अत्याचार पे आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, राम मंदिर की आस्था को लागू करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में दे दिया कि हु इज राम, राम इज एन इमेजिनरी वर्ड। तो आप बातें क्या करेंगे? देखिए हर अति का अंत होता है, इसलिए आज कांग्रेस की जो अति का जो अंत हो रहा है वो सारे लोग देख रहे हैं। जो विजयपुर में किसकी अंत हुआ, आज पूरा देश में देख लो, आप कहते हैं, जरा बताइए मुझे। चलिए बिल्कुल भी समय नहीं, पीसीआर से लगातार हमारे पास संकेत आ रहे हैं हमारे पास की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद। पीसीआर से लगातार ये संदेश आ रहा है कि समय नहीं है, तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः वापस आएंगे। बिल्कुल, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।